पिछले वीडियो में हमने देखा कि खाना डिओडेनम में ब्रेक डाउन किया जाता है। डिओडेनम से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से में भेजा जाता है जिसे जेजुनम कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे हिस्से को इलियम कहा जाता है। हमने देखा कि बहुत सारा डाइजेशन डिओडेनम में होता है, लेकिन जेजुनम और इलियम में बहुत सारा एब्सॉर्प्शन होता है। जी हाँ, बहुत थोड़ा डाइजेशन और बहुत सारा एब्सॉर्प्शन। इस रीजन में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट किया जाता है और हमारा शरीर एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन खाना यहां कैसे एब्सॉर्ब होता है, यह समझने के लिए खाना कैसे एब्सॉर्ब होता है हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रॉस सेक्शन को देखना होगा। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा माने, इस लंबे ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इस समय पर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करना चाहता है। यह एब्सॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ाना चाहता है और एब्सॉर्प्शन का रेट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब किए जाएंगे। आमतौर पर इस ट्यूब को देखने से हम इसके अंदर के स्मूथ सरफेस को सरफेस एरिया मान सकते हैं, है ना? लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। अब ट्यूब के अंदर के सरफेस पर उंगली जैसे कई प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाय कहते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। एक्चुअल इमेज कुछ ऐसे दिखेगी। ये सभी छोटे विलाय सरफेस एरिया को काफी बढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे होता है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ गया है? इसे समझने के लिए मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसे खुलेगा और एक रेक्टेंगुलर सरफेस जैसे दिखेगा। अगर यहां कोई विलाय नहीं होते तो न्यूट्रिएंट्स इस सरफेस द्वारा एब्सॉर्ब किए जाते और ये इसका सरफेस एरिया होता। अब चलिए इसके सरफेस पर छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। क्या सरफेस एरिया बढ़ता है? जी हां, बिल्कुल। ये जिस सरफेस एरिया पर खड़ा है ये सिर्फ इसके सर्कुलर बेस का एरिया है, लेकिन सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है वो हर व्हीलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो उसी एरिया को खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करते हुए विलाय न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को काफी बढ़ा देते हैं। इसके कारण न्यूट्रिएंट्स जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल और पानी बच जाता है। याद रखिए कि विलाय का डाइजेशन में कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को जल्दी एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। हमें व्हीलर्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने की जरूरत है। ये एक व्हीलर्स है। सरफेस एरिया और बढ़ाने के लिए हर व्हीलर्स पर छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं और इन्हें माइक्रो विलाय कहा जाता है। जी हां, माइक्रो विलाय। जी हां, ये छोटे या माइक्रो विलाय एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को और बढ़ाते हैं। लेकिन क्या यह सरफेस एरिया को काफी हद तक बढ़ाएगा? यह एब्जॉर्प्शन के सरफेस के एरिया को लगभग आधे स्क्वायर मीटर से 200 स्क्वायर मीटर तक बढ़ा देता है। जी हां, एक पूरे टेनिस कोर्ट जितना। अब हर व्हीलर्स के पास सेंट्रल लैक्टियल होता है। ये एक सेंट्रल लैक्टियल और कुछ नहीं लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम का एक प्रोजेक्शन है। ब्रेकडाउन हुए फैट पार्टिकल्स सेंट्रल लैक्टियल द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में पास किए जाते हैं। लेकिन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपका क्या कहना है? ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? तो हर सेंट्रल लैक्टियल कैपिलरीज के एक नेटवर्क से घिरा हुआ है। ये ब्लड को व्हीलर्स की ओर लेकर जाते हैं और ब्लड को इससे दूर भी लेकर जाते हैं। चलिए हम इसे आपके लिए फिर से दोहराते हैं। हर व्हीलर्स में सेंट्रल लैक्टियल होता है और ये सेंट्रल लैक्टियल कैपिलरीज के एक नेटवर्क से घिरा हुआ है और ब्रेकडाउन हुए प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किए जाते हैं सीधा इन कैपिलरीज में। फैट्स शरीर में सेंट्रल लैक्टियल द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और प्रोटीन्स और कार्ब्स कैपिलरीज द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये एक ओवरव्यू था कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम करती है। डिओडेनम में बहुत सारा डाइजेशन होता है और जेजुनम और इलियम में बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ नहीं लेकिन एक ट्यूब है और खाना विलाय द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि इसके इनर सरफेस पर मौजूद होता है। अनडाइजेस्टेड खाना लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है जिसके बारे में हम अगले लेसन में सीखेंगे।